हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें से काफ़ी प्रश्न जो आपको है मेन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपना कल होने वाला पेपर है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। इसमें पहला पॉइंट है, निम्न में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें से अपने को बताना है किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो अगर अपने 6 के गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड करने पर 2 × 3 आता है। अगर अपने 40 के गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजा 40 आते हैं। अगर अपने 15 के अभाज्य गुणनखंड करें 3 × 5, और अगर अपने 70 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 70 के अपने पास आ जाएंगे 2 × 5 × 7। तो इसके अंदर तो 2 और 5 को संतुष्ट नहीं कर रहा, यानी कि 2 की घात n 5 की घात m को संतुष्ट नहीं कर रहा। जो बै वाला अपना है वो 2 की घात n और 5 की घात m को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। सेकंड पॉइंट है, बहुपद x² - 3x + 4 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक अपने को बताने हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो ये एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात के अंदर जो शून्यक होते हैं वो 2 होते हैं, और अगर इसमें त्रिघात होता तो उसके शून्यक 3 होते हैं, और रैखिक बहुपद के शून्यक है वो 1 होता है। थर्ड पॉइंट है, 2 3 की कोटि है। तो कोटि का मतलब अपने को y का मान बताना है। तो y का मान अपने यहाँ पे हो जाएगा 3, और अगर यहाँ पे भुज पूछता तो भुज अपना इसमें 2 था। चौथे पॉइंट के अंदर रूट में 2x + √3y = 0, और दूसरा है √3x - √8y = 0 के हल होंगे। तो बराबर में 0 दे रखा है, एचर इसके अंदर 0 0 है, तो इसके हल भी क्या होंगे, 0 0 होंगे। पांचवा पॉइंट, यदि b² - 4ac = 0 के मूल बराबर होंगे, तो जो बराबर में 0 है तो उसके मूल भी क्या होंगे, बराबर वास्तविक होंगे। छठे पॉइंट के अंदर, यदि प्रथम पद का मान -2 है और सार्वंतर 5 है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो सातवें पद को लिखा जाएगा a7 = a + 6d। तो a का मान अपने को दे रखा है -2, 6 × d का मान दे रखा है 5, 6 को 5 से गुणा करें 30, और 30 में से 2 घटा दें तो अपना 28 आ जाएगा। तो ये जो सातवां पद है वो 28 है। सातवें पॉइंट के अंदर, 2 tan² 45 डिग्री का मान। तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 की स्क्वायर और 2 गुणा में है, तो इसका जो मान है वो 2 आ जाएगा। आठवें पॉइंट में, एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जैसे एक वृत्त है, 2 समांतर रेखाएं इस तरफ और 2 समांतर रेखाएं इस तरफ, यानी कि 4 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। नौवें पॉइंट के अंदर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो πr² θ/360 डिग्री होता है। और अगर यहाँ पे चाप की लंबाई का पूछा जाए तो चाप की लंबाई का 2πr और θ/360, या फिर πr θ/180 डिग्री। कई बार थीटा आगे भी लिखा जा सकता है, जैसे θ/360 और πr²। प्रश्न के अंदर अगर अपने को r की जगह बोलता है कि p रखने का, तो r की जगह अपने p² यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोनों के सूत्र अच्छे से याद रखने हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई का क्षेत्रफल। 10वें पॉइंट के अंदर, यदि व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है वो 4πr² होता है। 4 × पाई का मान 22/7, और ये अपने को 14 व्यास दे रखा है। व्यास से त्रिज्या आ जाएगी 7 × 7, एक 7 से 7 कट जाएगा। 22 को 4 से गुणा करें 88, 88 को 7 के साथ अगर अपने गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11वें पॉइंट में, बंटन का माध्यक निकालना है। तो अगर अपने को इसका अकेला माध्य पूछता है, इस सवाल के अंदर अगर अकेला माध्य पूछता है तो सभी आंकड़ों को जोड़ के जितने ये आंकड़े हैं उसका भाग देना है। अगर अपने को बहुलक पूछता है तो बहुलक जो सबसे अधिक बार संख्या आती है बहुलक है, लेकिन इस प्रश्न के अंदर अपने को
माध्यक पूछा है तो माध्यक निकालने के लिए पहले इसको आरोही क्रम के अंदर सेट करते हैं। जैसे कि पहले अपने 4 आता है, 4 के बाद फिर 5 5 आ जाएगा, उसके बाद फिर 6 आ जाएगा, 6 के बाद फिर 7, फिर 8 और फिर 9। इस तरीके से अपने को दे रखे हैं 4 5 5 6 7 8 9। 3 संख्या इधर छोड़ दिए, 3 संख्या इधर छोड़ दी तो बीच में जो संख्या आती है माध्यक हो जाएगा। तो इसका माध्यक जो है वो 6 हो जाएगा। 6 नंबर अपना सही है। 12वें पॉइंट के अंदर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर समान परिणाम आने की प्रायिकता। तो जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो या तो हेड हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, या फिर हेड टेल आने की संभावना है, या फिर टेल हेड आने की संभावना है। यानी कि कुल जो संभावना बनती है वो 4। इसमें प्रश्न बोला है कि समान परिणाम आने की। तो समान आने का मतलब या तो दोनों हेड हेड हों या फिर दोनों टेल टेल हों। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/4। 2 के पाड़े से काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो कि 1/2 इसका सही आंसर है। दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को रिक्त स्थानों के बारे में पूछा जाएगा। तो इसके अंदर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है यदि 2 की घात n और 5 की घात m को संतुष्ट करता है। आगे को संतुष्ट करता है, 2 की घात n और 5 की घात m को संतुष्ट करता है। दूसरा पॉइंट सभी वर्ग है वो समरूप होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसके बाद वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। उसके बाद 5वां पॉइंट माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध। तो ये इसमें संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का उन तीनों के अंदर संबंध आ जाएगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक और प्लस में 2 माध्य। छठे पॉइंट में घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग 1 होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है। इसे बीजगणित के अंदर निरूपित करना है। तो इसमें लिख देंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये व एक पेन का मूल्य y रुपये। उसके बाद 5 पेंसिल 7 कलम बराबर 50। ये 50 अपने अंदर की तरफ लेके आएंगे तो -50 आ जाएगा और ये इसका बीजगणितीय रूप है वो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखना है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम कितने भी चाहे अपने को प्रथम 10 धन पूर्णांकों का, 50 धन पूर्णांकों का, या फिर 100 धन पूर्णांकों का, या 1000 का। तो इसका सूत्र हो जाएगा n प्लस 1/2। n का मान यहाँ पे 100 है, 100 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 5050 है वो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योगफल है। चौथे पॉइंट के अंदर इसमें अपने से पूछा है कि यदि ABC और BDE और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो इसमें बोला है कि एक त्रिभुज ABC है, इस तरीके से इसको अपने ABC नाम दे देंगे। और इसने बोला है कि एक त्रिभुज BDE है, दो समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो इसका मध्य बिंदु आ जाएगा जो कि D है, और इससे एक त्रिभुज बन रहा है BDE। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इसने बोले हैं, और इस प्रकार है कि तो आगे अपने बोला है कि त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो इसके जो क्षेत्रफलों का अनुपात अपने को पता है कि दो समबाहु त्रिभुज हैं, तो इनका आ जाएगा अपने दोनों यहाँ पे समबाहु की जगह पे समरूप आने चाहिए थे। इस तरीके से अपना प्रश्न हो जाएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो ये जो अपना है
दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के भुजाओं के वर्गों के अनुस्मानुपात में होता है। तो इसमें प्रमेय आ जाएगी। तो BC जो है, BC को अपनी ये पूरी की पूरी BC है, इस BC भुजा को अपने 2BD लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस BC की जगह पे 2BD आ जाएगा बटे में BD स्क्वेयर, 2 का वर्ग करने पर 4 और BD स्क्वेयर हो जाएगा बटे में BD स्क्वेयर। BD स्क्वेयर से ये BD स्क्वेयर कट जाएगा, यानी कि 4/1, या यूँ कह लें कि 4:1 इनके अंदर अनुपात है। इसके बाद 5वें पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 है। तो अपने को याद रखा है tan A बराबर 1 दे रखा है। तो tan A के लिए अगर अपने यहाँ पे डायग्राम बनाएं एक छोटा सा, A हो जाएगा, B इसका मान लेते हैं समकोण है, और C यहाँ पे हो जाएगा। तो tan जो होता है, tan लंब बटे आधार होता है। इस tan की जगह अपने को 1 ही दे रखा है, तो tan A बराबर 1 के बटे में अपने 1 लगा सकते हैं, यानी कि tan A में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब भी इसका 1 है, आधार भी इसका 1 है। इसके बाद इसमें अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो कर्ण का मान निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय अपनी आ जाएगी AC स्क्वेयर यानी कि कर्ण स्क्वेयर बराबर आधार स्क्वेयर यानी कि AB स्क्वायर, और प्लस में लंब स्क्वेयर यानी कि BC स्क्वायर। कर्ण अपने ज्ञात करना है AC स्क्वेयर, AB की जगह आ जाएगा 1 की स्क्वेयर, और BC भी 1 स्क्वेयर है, और 1 और 1 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना, 1 और 1 का वर्ग हो जाएगा 2, यानी कि AC स्क्वेयर बराबर 2 हो जाएंगे। 1 का वर्ग और प्लस में 1 का वर्ग 2 हो जाएंगे। अब अपने को AC के ऊपर से अगर वर्गमूल का निशान हटाते हैं, ठीक है, AC के ऊपर से अगर अपने वर्गमूल का निशान हटाएंगे तो 2 के ऊपर आ जाएगा, यानी कि AC के ऊपर से स्क्वायर हटानी है, सॉरी, A के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो जो √2 है उसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा, यानी कि AC का जो मान है वो √2। तो यहाँ से अपने जो कर्ण है वो AC का जो मान है कर्ण है वो रूट के अंदर 2 आ चुका है। तो अपने पास लंब आधार कर्ण तीनों आगे हैं। अब प्रश्न के अंदर अपने को 2 sin A cos A, 2 sin A और cos A, 2 का 2 रखा, गुणा में साइन का जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, लंब 1 है, कर्ण √2 है। उसके बाद कोस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार 1 और कर्ण का मान √2 है। ऊपर वाले 2 का गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और नीचे √2 का √2 से गुणा करेंगे पूरा 2 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आता है। तो इस तरीके से अपने इसको सिद्ध कर देंगे, सत्यापित कर देंगे। दोनों में पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान निकालना है, और बाद में साइन कोस के मान रख के इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है छठे के अंदर छठा पॉइंट जो अपना कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच में निकालना है। तो कोट के लिए अपने सूत्र लगा देंगे, कोट 90 डिग्री, 90 में से अपने 15 माइनस करें तो 85 होता है, प्लस कोस 90 माइनस सॉरी यहाँ पे अकेला 5 ही आएगा, 90 में से 5 माइनस करने पर 85 आता है, और 90 में से 15 माइनस करने पर 75 आता है। और कोट क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होता है, कोट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, और थीटा की जगह आ जाएंगे, थीटा की जगह अपना आ जाएगा 5 डिग्री, और प्लस में कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह अपने पास आ जाएगा 15 डिग्री। ये दोनों के सूत्र आ जाएंगे, कोट 90 डिग्री माइनस ए या थीटा लिख सकते हैं, बराबर tan A होता है, और दूसरा आ जाएगा कोस 90 माइनस A, और ये बराबर में हो जाएगा साइन A। ये इसकी क्या आ जाते हैं, फॉर्मूले आ जाते हैं। सातवां पॉइंट है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से अपने एक मीनार और ये इसके नीचे ज़मीन, तो ये कह रहा है कि मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये 30 मीटर की दूरी, और जो शिखर से उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, तो मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, इसमें
ज्ञात करनी है। यानी कि अपने को आधार दे रखा है और लंब ए बी ज्ञात करना है, तो लंब और आधार टेन थीटा में होते हैं, तो उसमें अपने लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब मतलब ए बी और आधार मतलब बी सी। टेन थीटा का जो मान है वो आ जाएगा 30 डिग्री। ए बी अपने को ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई और आधार अपने को दे रखा है 30। टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है और बराबर में ए बी बटे में 30 आ जाएगा। इसके बाद इसको देखें, यहाँ से तिरछा गुणा करें तो ये हो जाएगा √3 ए बी और बराबर में 30 एकम 30। अपने को अकेला ए बी का मान निकालना है, तो ये जो √3 थे गुणा में वो इसके बटे में आ जाएंगे। ऊपर नीचे √3 से इसको गुणा किया जाए तो ऊपर तो हो जाएगा 30√3, यानी कि 30 और 3 का गुणा करेंगे 30√30 3 हो जाएगा और बटे में √3 का √3 से गुणा करें 3। 30 में 3 का भाग देंगे 10 और √3, ये क्या आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई और आधार दे रखा है 30। टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3 ए बी बटे में 30। यहाँ से तिरछा गुणा करें तो √3 ए बी और बराबर में 30 हो जाएगा। ये जो √3 है वो इसके बटे में चला जाएगा। इस बटे √3 को ख़त्म करने के लिए ऊपर और नीचे √3 और √3 से गुणा करेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा और 30 में 3 का भाग दे के 10√3, ये क्या है जो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, एक खंबे की ऊंचाई 3 मीटर है तथा उसकी छाया की लंबाई जो है वो √3 मीटर है। इस तरीके से अपने को दे रखा एक खंबा है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर और उसकी छाया की लंबाई है वो √3 मीटर है। तो कोण थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपने को लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। लंब और जो आधार होते हैं, लंब और आधार अभी अपने देखा कि टेन थीटा के अंदर होते हैं, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको अपने कोई भी नाम दे सकते हैं। तो लंब तो हो जाएगा ए बी और बटे में आधार हो जाएगा बी सी। टेन थीटा का टेन थीटा रखना है यहाँ पे क्योंकि थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। ए बी का मान प्रश्न में 3 है और बी सी का मान √3 है। तो इस √3 को भी ख़त्म करने के लिए नीचे वाले को ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। ऊपर तो 3 वर्गमूल 3 आ जाएगा और नीचे जब √3 का √3 से गुणा करें 3, ये 3 से 3 कट जाता है। उसके बाद अपने पास आ जाएगा टेन थीटा बराबर √3। अब टेन थीटा जो है वो √3 किसका मान होता है, तो वो √3 टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे अपने 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान है वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाता है। तो इस तरीके से जो प्रश्न है अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो एक अपने वृत्त लिया इस तरीके से, ठीक है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, वृत्त का केंद्र O और इससे ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु A दूरी पर है। वृत्त पर उस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या जो है वो ज्ञात करनी है। तो अपने को पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होती है। लंब के सामने वाला कर्ण यानी कि जो 5 सेंटीमीटर है वो तो हो जाए कर्ण का मान, और जो स्पर्श रेखा होती है वो लंब होती है, तो लंब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और आधार अपने को जो OP है वो ज्ञात करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज के अंदर अपने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण का मतलब अपने पास यहाँ दे रखा है OA बराबर आधार स्क्वायर अपने पास हो जाएगा OP और लंब अपने पास हो जाएगा AP की स्क्वायर। OA जो कर्ण है वो अपने को दे रखा है प्रश्न में 5, OP इसकी त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है और AP अपने को दे रखा है 4। 5 का वर्ग होता है 25 बराबर में R स्क्वायर और प्लस में 4 का वर्ग 16, प्लस के 16 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे अपने पास
माइनस के 16 बराबर आ जाएगा आर स्क्वेयर। अब आर के ऊपर से स्क्वेयर हटा देंगे और 25 में से 16 घटाए तो 9 और 9 का आ जाएगा वर्गमूल। तो इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 10वां प्रश्न है 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है। तो एक अपने को फुट्टे से बिल्कुल सीधा 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचने, इसको अपने ए और बी नाम दे सकते हैं। उसके बाद बोला 2:3 में विभाजित करना है। तो एक कोई भी न्यून कोण बनाती हुई इस तरीके से अपने को लाइन अपने इच्छा अनुसार कितने भी सेंटीमीटर की खींच सकते हैं। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। और इस पर फिर अपने 1-1 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर या 1.5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर टोटल 5, क्योंकि 2:3 है, 2 + 3 करेंगे तो 5 आते हैं। तो 1-1 सेंटीमीटर के या 1.5 सेंटीमीटर के अपने को 5 चाप इस पे काटने। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चाप अपने काटने हैं। इसको नाम देंगे A1, A2, A3, A4 और A5। और लास्ट वाला जो A5 है, लास्ट वाले को इसके साथ मिला देना है। उसके बाद प्रकार को उतनी खुली रखते पहले अपने को इस बिंदु पे, ये जो 5 नंबर पॉइंट है, इस 5 नंबर पॉइंट पे प्रकार रख के इस तरीके से एक चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद अपने पास यहाँ दिया प्रश्न में देखें 2:3 दे रखा है। अब अपने या तो 2 नंबर चाप पे रख के चाप काटना है, यानी कि 2 नंबर पे प्रकार की नोक रखकर, या फिर 3 नंबर जो पॉइंट है उस पर प्रकार की नोक रखकर अपने को चाप काटना है। तो अपने करते हैं, जो 3 नंबर चाप है, इस 3 नंबर चाप पे अपने प्रकार रख कर क्या करते हैं, एक उसी तरीके से चाप ऐसे घुमाते हैं प्रकार से। अब करना क्या है, इस पॉइंट को ध्यान से देखना है कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद जो अपने 5 नंबर पे रख के ये चाप काटा था ये वाला, तो इस पे अब जहाँ पे इसने ये काटना शुरू किया, यहाँ से काटना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक प्रकार है वो खुली करनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रकार को खोलना है और उतनी प्रकार को खोल के यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर, इस पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर और इस चाप को काटना है। इसको काटने के बाद जहाँ पे ये काटेगा उसको सीधा इसके साथ मिला देना है, ऐसे बिल्कुल सीधा इसको मिला देंगे। तो ये जो अनुपात अपने पास आया, ये 2:3 के अंदर भुजा है वो विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से इसको अपने करते हैं। फिर 11वां पॉइंट है, यदि वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को परिधि दे रखी है 44, तो परिधि मतलब 2πr बराबर 44 ये दे रखा है। 2 का मान रखा 2, पाई का मान रखा 22/7 होते हैं, और गुणा में आर का मान रखा, तो आर मतलब त्रिज्या अपने को प्रश्न में नहीं दे रखी, और बराबर में 44। 2 का 22 के साथ गुणा किया 44 होते हैं, बटे में आ जाएगा 7, गुणा में आर बराबर में 44। अब आर का मान ज्ञात करना है, तो 44 के गुणा में तो आ जाएगा 7, और ये जो गुणा में 44 थे यहाँ पे वो आ जाएंगे इसके बटे में। 44 में 44 का भाग देंगे 1, और 7 एकम 7, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो अपने पास क्या आ चुकी है, 7 मीटर आ चुकी है। इसके बाद अपने को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान अपने रखेंगे 22/7, और आर का मान अपने को प्रश्न में ज्ञात हो चुका है 7 × 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 7 होते हैं 154 मीटर स्क्वायर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। फिर 12वां प्रश्न है, जैसे ताश की एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, उसमें से एक इक्का आने की प्रायिकता। तो ताश में जो कुल परिणाम हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल परिणाम बराबर 52, और ताश में जो इक्के होते हैं तो इक्के आ जाएंगे, इक्के बराबर, तो पूरी ताश में 4 इक्के होते हैं। प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। जो अनुकूल परिणाम है वो अपने पास 4 हैं, और जो कुल परिणाम है वो अपने पास 52 है। 4 एकम 4 और 13 चौके 52 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसमें ये पूछ सकता है कि तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता, तो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो 12 होते हैं, और बटे में कुल पत्ते आ जाएंगे 52। इसको भी अपने 4 के पाड़े से काटें, 4 × 3 = 12,
और 13 चौके 52, 3/13 इसकी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी तस्वीर वाले पत्ते आने की। अगर काले रंग के तस्वीर वाला पूछता तो 6 होते हैं और लाल रंग की तस्वीर वाले भी 6 होते हैं। इसके बाद अपना स्टार्ट होता है खंड ब, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का आएगा। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 336 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपने को सूत्र वो पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM। दो संख्याओं में से एक संख्या अपने को नहीं दे रखी, उसको अपने x या AB लिख सकते हैं। एक अपने को दे रखी है 336, HCF अपने को दे रखा है 6 और LCM अपने को दे रखा है 3024। अब इस संख्या का मान ज्ञात करना है तो ये उसके बटे में चली जाएगी। जो 336 है वो उसके बटे में चले जाएंगे। ये 6 के पार्ट से कट जाएंगे, 6 5 30 और 6 कम 1 कम 36। इसके बाद 3024 के अंदर अपने को 56 का भाग देकर, यानी कि आ जाएगा 6 चौके 56 का इसमें भाग अपने देकर और x का मान या फिर दूसरा जो पूर्णांक है वो ज्ञात हो जाएगा। पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो अशून्य ज्ञात करने के लिए जो अपने को ये बहुपद दे रखा है इसको इस तरीके से सही रूप में लिखेंगे। इसके बाद इस 7x के अपने को 2 टुकड़े करने हैं, जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7 आए और उन दोनों का गुणा करने पर 6 आ जाए। इस तरीके से दो संख्याओं के अंदर अपने को तोड़ के लिखना है 7 को। तो ये अपने पास आ जाएगा 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x। 9x में से 2x घटाएंगे तो 7x बचते हैं। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो 6 और 9 में से 3 कॉमन आता है, x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। 6 में से 3 कॉमन गया, यानी कि 3 का भाग देंगे 6 में 2 तक, x² में से x कॉमन गया तो x बचा। इस 9 में 3 का भाग देंगे 3 और x में से x ही कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा। प्लस में इन दोनों के अंदर 2x और -3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन निकाल देंगे, 1 कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद सेम 2x - 3 यानी कि 2x - 3। उसके बाद 2x - 3 आ जाएगा और अपने पास आ जाएगा 3x + 1। इनके बराबर में 0 रखकर अपने को x के मान निकाल देने हैं, यानी कि 2x यदि 2x - 3 बराबर 0 है, यदि 2x - 3 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस के 3 हो जाएंगे बटे में 2, या 3x + 1 बराबर 0 है तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस के 1 और बटे में 3। अतः 2 शून्य हो जाएंगे, 3/2 और -1/3। इस तरीके से इसके शून्य का अपने को ज्ञात कर देने हैं। छठे प्रश्न के अंदर अपने को बोला गया है यदि द्विघात अपने को दे रखी है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब k का मान ज्ञात करने से पहले इस समीकरण को अपने थोड़ा सही करके लिखें। kx को x के साथ गुणा करें, kx², 2 के साथ गुणा करें 2kx और प्लस में 6 बराबर 0। समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं तो विभक्ति कर d बराबर आ जाएगा b² - 4ac बराबर में 0। यहाँ से इसकी तुलना अपने ax² + bx + c से करते हैं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c से करने पर a का मान तो अपने पास आ जाएगा k, b का मान अपने पास आ जाएगा -2k और c का मान अपने पास आ जाएगा 6। ये अपने जो मूलों की जांच करने वाला विभक्तिकर है b² - 4ac, इसमें मान रखें तो b का मान है -2k इसका वर्ग -4 गुणा a का वर्ग, अपने a का मान आ जाएगा अपने पास k और c का मान अपने पास आ जाएगा 6 बराबर में 0। 2k का वर्ग करेंगे, 2k का वर्ग होता है 4k² -k 4 × 6 = 24k बराबर में 0।
इन दोनों में से 4 और k कॉमन आ जाएगा। 4 और k कॉमन निकालने के बाद बचेगा k -6 और बराबर में 0। एक बार अपने 4k के बराबर में 0 रखेंगे तो k बराबर आ जाएगा 0, और एक बार अपने k -6 के बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर आ जाएगा +6। तो k के दो मान 0 और 6 होते हैं। फिर 7वां प्रश्न है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। सिंपली दूरी वाला सूत्र लगाकर इसमें आप दूरी ज्ञात कर देना। इसके बाद 8वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरीके से अपने माने की पहाड़ी और इसका जो ये ढलान है वो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना है तो इस तरीके से चलेंगे। शिखर तक पहुंचने के लिए 500 मीटर चलना है तो पहाड़ी की ऊंचाई, मतलब ये जो ऊंचाई है सीधी ऊंचाई, ये अपने को बतानी है। तो इस प्रश्न के अंदर अपने कर्ण का मान दे रखा है 500 और लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण जो होते हैं वो साइन थीटा में होते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब AB और कर्ण AC। साइन थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। जो AB है, AB अपने को दे रखा है ज्ञात करना है ऊंचाई, और AC अपने को दे रखा है 500। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर में h और बटे में 500। ये 500 इसके गुना में चला जाएगा तो यहाँ से h बराबर अपने पास आ जाएगा 500 और √3 और बटे में 2। 2 का भाग देंगे 250 √3। ये उस पहाड़ी की क्या आ जाएगी, ऊंचाई है वो आ जाएगी। इसके बाद 9वें प्रश्न के अंदर कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 11 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का इस तरीके से वृत्त खींचेंगे। इससे 11 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु अपने मान लेते हैं कि P लेते हैं। 11 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु P आ जाएगा। अब इस पे स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करना है ये देखें पहले ढंग से। स्पर्श रेखा खींचने के लिए पहले जो OP लाइन है इस OP का समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए जो प्रकार की नोक है वो बिंदु O पे रखनी है। प्रकार की नोक बिंदु O पे रख के प्रकार को इस लाइन यानी कि OP लाइन के अनुसार आधे से ज़्यादा खोलनी है। आधे से ज़्यादा खोलने के बाद O बिंदु पे रख के प्रकार की नोक इस तरीके से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, फिर बिंदु P पे रख के प्रकार की नोक एक चाप ऐसे और एक चाप ऐसे काटना है। दोनों चापों को फुटे से रखते हुए सीधा इस तरीके से डॉट डॉट करके मिला देना है। एक बिंदु अपने पास से यहाँ पे आ जाएगा, इसको अपने Q नाम दे सकते हैं। इस Q बिंदु पर प्रकार की नोक रखनी है। अब इस Q बिंदु पे प्रकार की नोक रखनी है और प्रकार को इतना खुला करना है कि इधर O को भी टच करे और इधर P को भी टच करे। तो उसके बाद इस तरीके से एक वृत्त अपने और इसके ऊपर घुमा देना है ऐसे Q बिंदु पे प्रकार की नोक रखकर। अब इसने एक तो इस जगह पे काटा और एक इसने यहाँ पे काटा। इसको अपने A नाम दें, इसको B। A और B को P के साथ मिला देंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की रचना है वो हो जाती है। 10वें प्रश्न के अंदर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की रचना करनी है और इसके समरूप ही जो ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जो कि संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले तो अपने को एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पहले अपने एक भुजा खींचते हैं जिसको अपने AB नाम दिया 7 सेंटीमीटर की। 7 सेंटीमीटर की भुजा खींची। अब प्रकार से अपने 5 सेंटीमीटर का चाप A बिंदु पर रख इस तरीके से एक 5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। A बिंदु पर रखना और ऐसे चाप घुमा देना है। उसके बाद अपने 6 सेंटीमीटर का चाप भरकर B बिंदु पर रख के काटते हैं। तो इस तरीके से इस पर यानी कि B बिंदु पर रख के ऐसे एक चाप काटना है। इसको A के साथ मिला देंगे, इसको B के साथ मिला देंगे और ये अपना बिंदु आ जाएगा C। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक न्यून कोण बनाती हुई इस तरीके से एक अपने लाइन खींचनी है। इसमें बोला है 7:5 बोला है।
तो या तो 12 चाप काट लो 1-1 सेंटीमीटर के, या फिर जो 7 चाप है वो 7 चाप अपने काट लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने को 7 चाप 1-1 सेंटीमीटर के या 1.5 सेंटीमीटर के काटने हैं। एक हो जाएगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। 7 चाप काटने के बाद जो अपना चाप है वो इसमें काटना है। देखो यहाँ पे 7/5 लिखा आया है। जब ऊपर वाली संख्या बड़ी आएगी तो अपना जो त्रिभुज है वो बाहर की ओर थोड़ा सा और बनेगा। तो अपने इसमें 5 नंबर वाले को है उसको इसके साथ मिला देंगे। A1 और A2 और A3 और A4 और A5 और A6 और A7। यहाँ पे जो अपना 5 नंबर वाला आया था इसको इसके साथ लास्ट वाले के साथ मिला देना है। 5 नंबर को इसके साथ मिलाने के बाद जैसे उस प्रश्न में अपने किया था कि एक चाप यहाँ पे A5 पे रख इस तरीके से एक चाप काटना है, और ये सेम चाप जो अपना लास्ट बिंदु है A7 है इस बिंदु पे रख इस तरीके से एक चाप घुमा देंगे। A7 पे रख इस तरीके से एक चाप घुमाना है। अब इस चाप को यहाँ तक प्रकार रोक के खोल कर इसको मिलना है कि कितनी चौड़ा है उतनी चौड़ी प्रकार को करना है। उसके बाद फिर सेम वही कंडीशन उतनी प्रकार चौड़ी रख के इस बिंदु पे प्रकार की नोक रख के इस तरीके से इसको काटना है। काटने के बाद इन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे। तो इस तरीके से मिलाने से क्या होगा कि ये बिल्कुल सीधी ऐसे लाइन निकल जाएगी। फिर इसको डॉट डॉट करके इसको आगे बढ़ाना है। अपने को जो AB रेखाखंड है इसको डॉट डॉट करके आगे मिला देंगे। आगे मिलाने के बाद सेम प्रोसेस इसमें करना है कि पहले B बिंदु पे प्रकार की नोक रखनी है। इस तरीके से एक चाप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद अपने को इस बिंदु यानी कि जो अपना B डैश बिंदु आया है इस बिंदु पे प्रकार की नोक रख के एक चाप ऐसे काट देंगे। अब प्रकार की नोक यहाँ पे रख के और यहाँ तक प्रकार को खुला करना है। इस बिंदु पे प्रकार की नोक और यहाँ पे पेंसिल से, और उतना ही फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रख के इसको काटना है ऐसे। और इसको काटने के बाद जो अपना यहाँ से जो अपने इसको साथ इसके साथ मिला देना है बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर। और ऐसे मिलाने के बाद इधर से भी फिर अपने क्या करना है उसको इतना बढ़ा देना है। तो ये अपने एक त्रिभुज की रचना हो जाती है 7/5 गुनी के लिए। 11वां प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः अपने को दे रखे हैं। दो त्रिभुज है, एक ABC और एक त्रिभुज है DEF। इसका क्षेत्रफल है 64 और इसका क्षेत्रफल है 121। और एक अपने को EF भुजा दे रखी है, ABC DE और F। EF अपने को दे रखी है 15.5। तो ये दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये अपनी प्रमेय है। तो इसलिए आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल अपने इसकी संगत भुजा जैसे अपने BC ले ली और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा अपने पास EF आ जाएगी। ABC का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 64, DEF का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 121। इनके ऊपर स्क्वायर भी लगी हुई है। यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान। BC का मान अपने को ज्ञात करना है। EF का मान अपने को दे रखा है 15.4। 64 का जो वर्गमूल है वो 8 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होता है। ये जो बटे में है 15.4 इसके गुणा में चला जाएगा और बराबर में आ जाएगा BC। इस पॉइंट को ख़त्म करें, बटे में 10 आ जाएगा। अब ये 11 से कट जाएगा, चाहे अपने पॉइंट ना भी ख़त्म करें तो 11 का भाग दें 15.4 में तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44, यानी कि 1.4 और 1.4 को जब अपने 8 से गुणा करेंगे तो 14 8 112 यानी कि 11.2 सेंटीमीटर BC भुजा है वो आ जाएगी। 12वां प्रश्न, वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो परिधियों के योग के बराबर यानी कि एक तो अपने पास 2 पाई R1
और दूसरी हो जाएगी 2πr2 और बराबर में जो दूसरा वृत्त है उसकी परिधि के बराबर है तो उसको अपने 2πr, दोनों में से 2π कॉमन निकाल देंगे, r1 प्लस r2 बराबर में 2πr आ जाएगा। ये 2π से 2π कैंसिल, r1 का मान अपने को दे रखा है 19 और r2 का मान है 9 बराबर में r, 19 और 9 होते हैं 28 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, जो दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर था। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो एक मान लेते हैं किस तरीके से कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास अपने को 14 दे रखा है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, देखिए टोटल ऊंचाई हो जाएगी 13, जिसमें से ये 7 जो त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है जो 7 वो माइनस हो जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस वृत्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो आ जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है वो अपना होता है 2πr और बेलन का होता है 2πrh। इसमें अपने मान रख दें, 2 का 2 रखा, पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान 7, प्लस में बेलन में रखें तो बेलन का भी 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r अपने पास 7 और बेलन की ऊंचाई 6, ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा करें 44, प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे 22 को 2 से गुणा करें 44 और 44 को 6 से गुणा करें, 6 चौका 24 और 2 26, यानी कि 264। अब इनको प्लस करें तो ये अपना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस वृत्तन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी प्रकार से 14वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि एक मॉडल बनाने के लिए मिट्टी से ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार तेजा 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है इस तरीके से। इसकी ऊंचाई दे रखी है 24 और इसकी त्रिज्या है वो अपने को दे रखी है 6। बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो अब इस मिट्टी से शंकु से क्या बना दिया, एक गोला बना दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के प्रश्न के अंदर आयतन के सूत्र लगते हैं। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निरूपण होता है, बनाई जाती है, तो आयतन और दोनों बराबर में। तो एक तो इसमें आ जाएगा शंकु का आयतन जो कि 1/3 पाई r स्क्वायर h और बराबर में गोले का आयतन जो कि 4/3 पाई r की क्यूब। ये बटे में 3 से ये बटे वाला 3 कट जाएगा, ये पाई से अपना पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ये r मतलब शंकु की त्रिज्या 6 गुणा 6 और h यानी कि शंकु की ऊंचाई 24, इधर 4 गुणा में r की घात 3। अब ये 4 गुणा में जो है ये गुणा वाली संख्या इसके बटे में चली जाएगी, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि r की घात 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 24 और बटे में आ जाएगा 4। ये 4 से 24 काट देंगे 6 पे, तो r की घात 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6, r अकेला निकालना है तो इसका क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो गोला बनाया गया उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न के अंदर अपना 14वें के बाद 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न के अंदर अपने को एक बारंबारता सारणी दे रखी है और इस बारंबारता सारणी से अपने को बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालने के लिए पहले अपने को देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता जो है, तो सबसे अधिक जो बारंबारता वो 44 है। सबसे अधिक बारंबारता वर्ग अंतराल 40 से 45 की 44 है। यहाँ से L का मान आ जाएगा 40। F1 जो सबसे अधिक बारंबारता है ये F1, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2, ये सारे मान यहाँ पे। और H होता है कि कितने का अंतराल है, तो 40 और 55 के अंदर अपने पास 15 का अंतराल है, तो H बराबर 15 आ जाएगा। उसके बाद ये बहुलक का सूत्र है। इस बहुलक के सूत्र के अंदर अपने को जो मान दे रखे हैं, L का मान 40 प्लस F1 का मान 44 माइनस F0 का मान 20 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0
माइनस F2 गुणा में H। अब इसको आगे सॉल्व करना है। पहले 44 में से 20 घटा देंगे 24, 2 को 44 से गुना करेंगे 88, इन दोनों को जोड़ेंगे 22 और 26 को, तो ये हो जाएंगे 48। तो इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा अपना। इसके बाद 24 को 15 से गुना करेंगे 360, 48 में से 88 में से 48 माइनस करेंगे 40, ये 0 से 0 कैंसिल। 36 में 4 का भाग देंगे 9, 40 में 9 जोड़ेंगे तो अपना बहुलक आ जाएगा 49। तो ये अपना प्रश्न। और उसके बाद नेक्स्ट के अंदर अपने पास एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंद हैं। 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंद हैं और अपने से ये पूछा इस प्रश्न के अंदर कि इस थैले में से एक गेंद आदर्शतः निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद क्या होगी, निकाली गई गेंद सफ़ेद होगी या फिर लाल होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को सफ़ेद गेंद बराबर 5, लाल गेंद बराबर 3, कुल गेंदें 8 हो जाएंगी। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता तो सफ़ेद गेंद के परिणाम और बटे में कुल गेंदें, या फिर अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। तो ये P सफ़ेद गेंद की निकालनी है तो इसकी आ जाएगी 5/8। फिर लाल गेंद की निकालनी है तो लाल गेंद अपने पास है 3, तो 3/8। इसके बाद खंड स जिसमें अपने 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। तो इसके अंदर अपने पास आ जाएगा प्रश्न संख्या 17, जिसमें बोला यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरा पद दे रखा है 24, तीसरा पद दे रखा है 28। दूसरे पद को लिखा जाएगा a + d = 24, तीसरे को लिखा जाएगा a + 2d = 28। समीकरण 1 व 2 विलोपन विधि से लिख देना या फिर यहाँ लिख देना घटाने पर। तो दोनों समीकरण लिखी 1 और 2, तो घटाने पर इसके निशान चेंज होते हैं, माइनस माइनस के हो जाएंगे, a से a कट जाएगा, d में से प्लस का d घटाएंगे तो अपने पास माइनस का d, 24 में से 28 घटाएंगे तो अपने पास माइनस के 8 आ जाते हैं, माइनस के 4 आ जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, d का मान आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा अपने पास। d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 आ जाएगी, a + d = 24, d का मान 4, प्लस का 4 इधर लेके जाएंगे -4, 24 में से 4 घटा देंगे तो 20 क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। मतलब अपने पास a का मान भी आ चुका है 20 और d का मान भी अपने पास आ चुका है 4, n का मान अपने को दे रखा है 61। उसके बाद Sn वाला सूत्र लगाकर, यानी कि Sn का जो बड़ा सूत्र है वो लगाकर इसको सॉल्व कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, इसके अंदर बोला कि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु दे रखे हैं, इसको समत्रिभाजित करेंगे तो त्रिभाजित करने वाले बिंदु अपने पास हैं P और Q। इसको समान समान दूरी पर रखते हुए इस तरीके से लेंगे। P बिंदु के लिए आ जाएगा 1:2, Q बिंदु के लिए आ जाएगा 2:1, क्योंकि इस तरफ एक हिस्सा है और इस तरफ ये 2 हिस्से हैं, तो 1:2। जब इस Q बिंदु की बात की जाएगी तो उस टाइम अपने पास इधर ये 2 अनुपात हो जाएंगे और इधर ये 1 ही अनुपात है, तो 2:1। सबसे पहले अपने जो बिंदु P है, इस P बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करते हैं अंत्य विभाजन सूत्र से। ये सूत्र आ जाएगा x = m1x2 + m2x1 और बटे में m1 m2। एक बार अपने इस बिंदु को भूल जाते हैं और m1 का मान 1 है, m2 का मान 2, x1 का मान 4, y1 का मान -1, x2 का मान -2 और जो y2 है उसका बाद -3। ये मान इसके अंदर अपने रखने हैं और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x का मान 2। इसी प्रकार y का सूत्र लगा के इसका उत्तर आ जाएगा -5/2। अतः P बिंदु के निर्देशांक ये लिख दिए। इसी प्रकार से अब अपने को Q बिंदु लेकर उसको सॉल्व करना है, x और y के मान निकालने हैं, तो वो Q बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट 19वां प्रश्न अपना, ये माध्य साक्षर दर कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करनी है। ये 19वां प्रश्न है
कल्पित माध्य विधि से साक्षरता दर अपने को दे रखी है, उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो साक्षरता दर अपने को बारंबारता दे रखी है और ये वर्ग अंतराल हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल और ये अपने को दे रखी है बारंबारता। इससे सबसे पहले x का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है। 45 और 55 को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 50, यानी कि बीच की संख्या। 55 और 65 को जोड़ के 2 का भाग देंगे 60, 65 और 75 का बीच 70, 75 और 85 के बीच में 80, 85 और 95 के बीच में 90। अब x वाली लाइन में से अपने को कोई भी एक कल्पित माध्य मानना है। जैसे मैंने कल्पित माध्य को माना 70, तो माना कि कल्पित माध्य a बराबर 70 है। अब इन सभी में से अपने को 70 क्या करने हैं, माइनस करने हैं। सभी में से 70 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 80 में 70 घटा दिए 10, 90 में 70 घटा दिए 20। उसके बाद अपने को f गुना d करना है, यानी कि बारंबारता ये f, इस f का इसके साथ गुना। 3 को 20 के साथ गुना करेंगे 60, 10 को 10 से गुना करेंगे 100, 11 को 0 से गुना करेंगे 0, 8 को 10 के साथ गुना करेंगे 80, 3 को 20 के साथ गुना करेंगे 60। अब इसमें माइनस वाले अलग प्लस करने हैं, यानी कि माइनस के 160 और ये प्लस वाले अलग करेंगे तो 80 और 60 हो जाएंगे 140। अब यहाँ पे माइनस के 20 है वो ज़्यादा है, क्योंकि माइनस के 160 है और प्लस के 140, तो सिग्मा एफ डी अपने पास आ जाएगा माइनस का 20। और इसके बाद कल्पित माध्य सिग्मा एफ डी माइनस 20 है, सिग्मा एफ अपना 35 है, ए अपने 70 माना है। माध्य एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, ए का मान 70, सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 20 और बटे में सिग्मा एफ का मान 35। दोनों 5 के पहाड़े से कट कर देंगे, 5 चौके 20 और 5 7 35। 4 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.57 और इसमें से फिर ये माइनस करके अपने पास 69.43 इसका क्या आ जाएगा, माध्य साक्षरता दर है वो आ जाएगी। नेक्स्ट अपना 20वां प्रश्न है, जिसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इस तरीके से पहले अपने एक वृत्त बनाएंगे, ये कोई बाह्य बिंदु लेकर इस पर सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचनी है। इसको अपने O बिंदु, इसको अपने P बिंदु, ये A और ये B, इस तरीके से एक चित्र बनाना है। इसको 2 भागों के अंदर अपने से डिवाइड कर देंगे, 2 भाग इसके बना देंगे, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ पे बन चुके हैं अपने पास। एक तो त्रिभुज हो जाएगा AOP और दूसरा अपना त्रिभुज हो जाएगा BOP। और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहला तो इसमें अपने पास आ जाएगा OA बराबर OB, दोनों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसके बाद कोण A बराबर कोण B, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आ जाएगा। और उसके बाद एक अपने पास है OP बराबर OP, तो OP बराबर OP को लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम, त्रिभुज BOP दोनों सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज के जो अन्य अवयव होते हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा AP बराबर BP, ये अपना इति सिद्धम है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न के अंदर अपने को जो कि खंड द शुरू हो जाता है, खंड द के अंदर अपने को करने हैं आरेखिक आलेख से करना है, यानी कि ग्राफी विधि से इसको अपने सॉल्व करना है। 2 समीकरणें अपने को यहाँ पे दे रखी हैं, 2x - 3 + 13 बराबर 0, 3x - 2y + 12 बराबर 0। पहले समीकरण 1 से ये प्लस के 13 और ये माइनस के 3 दोनों को बराबर के दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा, प्लस के 13 माइनस के 13। यहाँ पे अपने y के मान कुछ भी रखते जाएंगे, y के मान कुछ भी रखने के बाद जैसे y का मान मैंने 1 रखा, तो इस y की जगह पे 1, इसको सॉल्व किया, माइनस के 10 माइनस के 5, फिर 3 रखने पर आ गया माइनस के 2, फिर y का मान यहाँ पे अपने 5 रखा,
5 रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसकी अपने को इस तरीके से एक सारणी बनाकर इसके अंदर जो जो मान, जैसे अपने x और y, तो x का मान सबसे पहले y का मान रखा 1, x का मान -5, 3 और -2, फिर 5 और 1, ये एक सारणी बन जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी समीकरण से एक सारणी बनानी है और दोनों को बाद में ग्राफ के ऊपर शो कर देना है। इस तरीके से समीकरण 2 से आ जाएगा ये पूरा का पूरा। दोनों से ये सारणियाँ बन जाएंगी जिसको कि अपने ग्राफ के ऊपर शो कर देना है। इसके अथवा के अंदर 5 सेबों और 3 संतरों का मूल्य 35 रुपये है, जबकि 2 सेबों और 4 संतरों का मूल्य 28 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो माना कि एक सेब का मूल्य बराबर x रुपये, एक संतरे का मूल्य y रुपये, 5 सेब 3 संतरों यानी कि 5x + 3y बराबर 35, 2x + 4y बराबर 28, ये दो समीकरणें बन गई हैं। इन दोनों समीकरणों को आगे जैसे अभी अपने ऊपर सॉल्व किया उस तरीके से सॉल्व करके और दो सारणी बनेंगे जिसको ग्राफ के अंदर शो करना है। फिर 22वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कोट A माइनस कोस A बटे में कोट A प्लस कोस A बराबर ये होता है। तो कोट का सरसमीक आ जाए कोट A बराबर कोस बटे साइन, कोस का कोस रखा, कोट को फिर कोस बटे साइन प्लस में कोस, दोनों के अंदर क्या रहा है, इसके अंदर भी कोस A, इसके अंदर भी कोस A, तो कोस A बाहर कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने के बाद 1 बटे साइन माइनस 1 बचा। ऐसे नीचे भी ये कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा अपना, और 1 बटे जो साइन है, 1 बटे साइन कोसेक होता है और 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक, माइनस प्लस 1 1 आ जाएगा। फिर इसके अथवा के अंदर अपने को ये दे रखा है तो इसमें अपने होल स्क्वायर लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर A यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस में 2AB, एक तो ये आ जाएगी इसकी। इसी प्रकार से फिर कोस और सेक के अंदर अपने लगाएंगे तो ये आ जाएगा उसके बाद कोस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A और प्लस में 2 कोस सेक। अब ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर को अपने लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर, और उसके बाद ये 2 साइन का 2 साइन, 2 साइन A का 2 साइन A, और कोसेक का हो जाएगा 1 बटे साइन A, प्लस में सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर A, और प्लस में 2 कोस का 2 कोस रखा, और सेक को लिख सकते हैं अपने 1 बटे कोस। ये कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी कि 7 प्लस टेन स्क्वायर A और कोट स्क्वायर A अपना इतनी सिद्धम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना जो माध्य जेब खर्च ज्ञात करना है, जो कि 14.1 के अंदर अपने को दे रखा है। माध्य जेब खर्च ज्ञात करना, जो कि अपना 23वां और लास्ट प्रश्न है। F का मान इसके अंदर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही माध्य अपने को दे रखा है दैनिक जेब बता रुपये के अंदर बच्चों की संख्या, X का मान ज्ञात करना है। तो 11 और 13 के बीच में 12, फिर 14, फिर 16, 18, यानी कि दोनों के बीच की संख्या निकाल देंगे। इसके बाद इन दोनों का गुणा करना है आपस में, इन दोनों गुणा करके 84, 84, 144, 234, 20F, 110, 96। इसमें अपने को 20F को नहीं जोड़ेंगे, अलग रखेंगे, तो इसका हो जाएगा 752 प्लस 20F। इसमें भी F को अलग प्लस में रखेंगे तो 44 प्लस F माध्य है। तो माध्य का इसमें सूत्र लगा देंगे प्रत्यक्ष विधि से, समांतर माध्य बराबर सिग्मा Fx बटे सिग्मा F आ जाएगा। सिग्मा Fx का मान अपने को 752 प्लस 20F, सिग्मा F का मान 44 प्लस F, और समांतर माध्य दे रखा है 18। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। तिरछा गुणा करने पर उसके बाद 18 को 44 के साथ गुणा करेंगे 792, 18 को F के साथ गुणा करेंगे 18F, ये सेम आ जाएगा।
ये इधर जाके माइनस का, ये इधर आके माइनस के, दोनों को माइनस करने पर 40 बराबर 2f, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, 40 में 2 का भाग देंगे 20, अतः लुप्त बारंबारता f का मान 20 है। इसके अथवा के अंदर अपने को जो 23वां प्रश्न है उसके अथवा के अंदर अपने को दे रखा है निम्न आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, जो कि अपने एक ही सारणी के अंदर इस तरीके से बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर अपना माध्य भी ज्ञात हो जाएगा, जिसके अंदर अपना बहुलक भी ज्ञात हो जाएगा बहुलक वाले सूत्र से। और उसके बाद अपना जो माध्यक है तो माध्यक का भी इस तरीके से संपूर्ण सारा लिखते हुए माध्यक यहाँ से अपने ज्ञात करना है। ये माध्यक हो जाएगा। माध्यक का सूत्र लगाकर इस तरीके से, तो इसमें अपने तीनों पॉइंट ही देख लिए हैं, बहुलक भी देख लिया है और माध्य भी देख लिया और माध्यक भी दे रखा है, और तीनों के अंदर ये आपस में संबंध होता है, ये संबंध भी अपने से पूछा जा सकता है। ये था अपना कक्षा 10 विषय गणित का मॉडल पेपर, जिसमें से आपको कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हूबहू पेपर के अंदर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे जल्दी से जल्दी अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।